डेटा बनाया होगा वो पूरी तरह सही नहीं है। अब इसी में एक्सेप्शन पैदा हो जाता है। जानते लोग क्या बोलते हैं कि ये एक्सेप्शनल बारिश हो गई। जानते हो एक्सेप्शन क्यों बोला? वो एक्सेप्शन बारिश का एक्सेप्शन नहीं है यार, ना ना ना, वो वैज्ञानिकों ने जो थियरी डेवलप की है उस थियरी पर फिट नहीं बैठा, इसलिए एक्सेप्शन हो गया। तो दैट थियरी इज नॉट कंप्लीट। बारिश का होना इज नॉट द मिस्टेक, इट इज वेरी साइंटिफिक, वेरी रीजनेबल, वेरी लॉजिकल, है ना। दैट्स अ गुड स्टैटिक्स बिहाइंड दैट, बट बिकॉज आवर साइंटिस्ट आर नॉट सो knowledgeable, they don't have so cognizance about the reason for the rain, therefore उनकी थियरी में वो एक्सेप्शन है। समझ गए आप मेरी बात को? जैसे मैंने कहा क्योंकि मैंने आपसे एक बात बताई, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि जो वाइट शर्ट पहनते हैं लोग, सपोज आई एम जस्ट साइटिंग एन वेरी लेमैन एग्जांपल, जो वाइट शर्ट पहनते हैं वो लोग ईमानदार नहीं होते, राइट। मैंने ऐसे बोल दिया, वाइट कॉलर वाले लोग ईमानदार नहीं है, ऐसा बोल दिया मैंने। वैसे मैं आज येलो पहन के आया हूँ, तो आई कैन गिव द एग्जांपल। और मान लो हम कहीं गए और वहाँ मुझे वाइट कॉलर वाला व्यक्ति बहुत ईमानदार मिला, तो हमारी थियरी के लिए वो एक्सेप्शन है, बट उसका होना एक्सेप्शन नहीं है। तो बच्चों ये एक्सेप्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी जो थियरी है उसमें अभी भी कुछ मिस्टेक रह गई, उस मिस्टेक को हम समझा नहीं पाए, तो वी हैव गिवन जस्ट एक्सेप्शन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कोई पूछे आपसे तो बोलो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लेकिन मेरे कहने से इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं गया, वहाँ इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे उसकी एनर्जी कम है, और उसको हम लोग समझ गए हैं बाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए कम नेक्स्ट पॉइंट। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए बच्चों 3 नियम है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल। मैं इनको डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ओके, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। कम ऑन, ये देखो, पहले देख लो आप, वीडियो देख लो, ये पहले वीडियो देख लो आप, ध्यान से देखना। इसमें मैं दिखाने वाला हूँ बहुत मज़ेदार वीडियो भाई, कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है और जहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा उसी को हमें लोकेट करना है। देखो कैसे रहता है, देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर मार रहा है, याद देखो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है। तो ये जहाँ जहाँ क्या टाइम स्पेंड करेगा उसी पोजीशन को हमें लोकेट करना है ना। मज़ा आया देख करके? बोल दो यस, मज़ा आया, ताकि मुझे अच्छा लगे, मैंने बनाया यार आपके लिए। ऐसे इलेक्ट्रॉन करता रहता है। ओके, और उसके जहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, उसको लोकेट करने जा रहे हैं हम, ऑर्बिटल को बताने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ कम ऑन, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है बच्चों? सिंपल, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में फिल ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बढ़, सबसे पहला कोई कहाँ आपकी रैंक आएगी आईआईटी में या मान लो नीट में आएगी, तो पहले कहाँ जाएगा? पहले कहेगा अपने प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज जाएगा, अपने गांव वाले में नहीं, पहले एम्स दिल्ली में जाएगा, वहाँ नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद वाला होगा, वहाँ नहीं मिलेगा, फिर तो सबसे पहले कहाँ गए आप? जिसकी एनर्जी सबसे कम है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे अच्छा कॉलेज है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बेवकूफ़ समझो का तुम, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे करेगा, वो कहाँ जाएगा? जहाँ पे एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बच्चों। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, एक जर्मन का वर्ड है ऑफ-बाउ, उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन, बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? कहें वहाँ जहाँ पे उसकी एनर्जी कम होगी। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा इंक्रीजिंग एनर्जीज में। क्लियर हो गया आपको, है ना? ये हो गया। अब ऑफ-बाउ की साइंटिस्ट का नाम नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, अब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरना है, तो एनर्जी क्रम तो निकाल लो। एनर्जी क्रम निकालने का तरीका क्या है बच्चों? कम ऑन, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, और जब n+l की वैल्यू सेम हो जाती है तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जब n+l की वैल्यू सेम होगी तो एनर्जी, जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। कहें क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा n पर डिपेंड करती है। जैसे देखो, मैं कहूँ 4p और 3d की एनर्जी,
तो n प्लस एल 4 प्लस 1 3 प्लस 2, दोनों में n प्लस एल की वैल्यू कितनी है बताओ 5 है। अब एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि n प्लस एल सेम है तो जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी 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 ज़्यादा हो जाएगी। तो 4p में 4 है और 3d है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जानते ही हो है ना बच्चों। अब इसी बात को ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ग्राफिकली है ना बच्चों, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो याद है ना आपको 1s ये वाला यार, ये 1s 2s 2p 3s 3p है ना, याद है ना आपको 4s 3d 4s 3d, ठीक है, ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। इसी बात को तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे बताओ हमको, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में है ना, ये पेट भर गया, फिर कहाँ जाएगा 2s में, फिर कहाँ जाएगा 2p में, फिर कहाँ जाएगा 3s में। कहा कौन बोला, क्या कौन नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, क्यों, इट्स बट ऑब्वियस नेचुरल, ये पता नहीं कहाँ नियम बनाया तो हमको ऐसे लग रहा है भाई, ये तो लड़का लोग हमारा लड़का लड़की लोग यही करता है, अच्छा रैंक आया तो अच्छे कॉलेज में जाएगा। अब कोई IIT में टॉप किया है और कहेगा कि मैं NIT में पढ़ूंगा तो उसको बहुत कहीं पगला गया, इसको भर्ती कराओ भाई, डिस्टर्ब हो गया। या उसका नीट में अच्छी रैंक आई, वो एम्स दिल्ली मिल सकता है, अब कह रहा मैं ये मुरारी मेडिकल कॉलेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में पढ़ूंगा मुरारी में, तो सब कहेंगे भर्ती कराओ, ये पगला गया है। ऑब्वियस है यार, तो ऑफ बाउ रूल है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते क्रम में भरेंगे। इसी बात को दिखाने के लिए बच्चों, ग्राफिकली दिखाने के लिए, इसी बात को ग्राफिकली दिखाने के लिए लोग एक इस तरह का बनाते हैं टेबल, आसान करने के लिए कि भैया ये देखो ये 1s है, ये देखो 2s और ये 2p, ये देखो 3s, ये 3p, ये 3d है, ये हो गया 4s, ये 4p, ये 4d और ये 4f, फिर हो गया 5s। एक ऐसा टेबल बनाए हैं बच्चों, 5p 5d 5f, फिर हो जाएगा 6s 6p 6d 7s 7p। अब जानते हो ये ऐसे लिख लिया ना, अब हम एरो बना के दिखाने वाले हैं। और वो एरो कहाँ से आया है, अरे भैया यहीं से आया है यार, ये है, कहेगा पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में भरो, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में है, तो उसी को दिखाया है भाई। चल देखो, पहले इलेक्ट्रॉन कहते हैं एरो बनाओ, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे 1s में, फिर कहाँ भरोगे 2s में, फिर कहाँ एरो की दिशा में भरोगे, देखो ऐसे, बताओ यही सेम चीज़ है कि नहीं, 1s 2s। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बच्चों को याद करने के लिए, समझने के लिए एक आसान सा टेबुलेटेड फॉर्म दिया गया। लेकिन इसके पापा जी कौन है, इसके पापा जी कौन है, ये कहाँ से पैदा हुआ है, इसके पापा जी हैं n+l रूल, ये तो n+l रूल से आया है। अब ये ऐसे क्यों भर रहे हैं, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल से आया है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। अब देखो ये 3p 4s, ये 3d 4s, ये आ गया, ये देखो। तो देखो दो बातें सिखाया मैंने आपको, एक कि इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भरते हैं है ना, आप ऐसे, फिर कहते हैं कि ये ऐसे, लोग थोड़ा हाँ कहते हैं ये ऐसे आया फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया, ऐसे आया फिर ऐसे गया। ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पीला वाला, लेकिन मैं इसलिए बना दे रहा हूँ कि कोई तुम्हें सिखाएगा ये मत कहना कि नाग सर नहीं बताए थे। नाग सर तो इसका पापा का नाम बता दिए यार, ये पैदा कहाँ से हुआ है, हैं? नाग सर तो बता दिया ऑफ बाउ प्रिंसिपल का मेन कारण क्या था, समझ गए ना तुम। मैं तुम बता दिया सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे 1s में, क्योंकि 1s की एनर्जी कम है, कौन बोला ऑफ बाउ ने। फिर देखो यहाँ आ जाओ, एरो देखो ऐसे आया, कहाँ भरोगे 2s में, फिर देखो एरो ऐसे आया, फिर 2p में, फिर 3s में। समझ में आ रहा है बच्चों, 1s में 2s में 2p में 3s में पहुँच गए, फिर देखो कहाँ आ गया 3p में और 4s में, देखो 3p में आ गया और 4s में आ गया, फिर कहाँ आ गया देखो 3d में आ गया। मजा आया कि नहीं बताओ, समझ गए। हाँ ये देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे आते हैं। इट्स ये जो टेबुलेटेड फॉर्म है ये कुछ और नहीं, ये n+l रूल और ऑफ बाउ प्रिंसिपल को मिला के आया। ठीक, मुझे उम्मीद है आपने सीख लिया होगा, बना लिया होगा। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके,
देखो मेरी जितनी बात कम मानोगे उतना तुम्हारे रैंक में नुकसान हो जाएगा। मैं तो सिद्ध पुरुष हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, फॉलो करो, वो डिसिप्लिन हो करके अब मजे लो। ऐसी केमिस्ट्री तुम्हें कम मिलेगा, है ना। मैंने सिर्फ वो टेबुलेशन नहीं बनाया, मैंने बताया वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। लेट्स सी नाउ। वोल्फगैंग पॉली एक ऑस्ट्रिया के बड़े ही महान फिजिक्स के विद्वान थे। ये सब फिजिक्स वाले ज़्यादा काम किए हैं, समझ लो ना। ये पूरा चैप्टर भी तुम्हें 12th के फिजिक्स से मिल जाएगा। तो वोल्फगैंग पॉली साहब जो हैं ऑस्ट्रिया के फिजिक्स के विद्वान थे। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी एड्रेस को लेकर के कि एक ही नाम के दो लोग हों एक ही घर में, है ना। मान लो रूपेश नाम के दो लोग हैं, रूपेश। तो अब रूपेश में कौन रूपेश, रूपेश कौर या रूपेश सिंह। तो एक ही घर में दो लोग हैं। पता है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, जितने भी लोग हैं ना सबकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे मैं अपने पिताजी से उससे ज़्यादा मैच कर रहा है मेरा, या माताजी से, या मेरे भाई की जगह, लेकिन मेरी फिर भी अपनी यूनिकनेस होगी, आइडेंटिटी होगी। वो मेरे फिंगरप्रिंट में होगी, मेरे डीएनए में होगी। सिमिलरली सबका अपना यूनिकनेस होता है। और ये बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें, वो सभी केस के लिए होती हैं। सबका अलग अलग होता है ना। आप किसी के बहुत करीब हो सकता है बट डिफरेंट होना ही होना होता है। यही आजकल फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। इसी बात पे वोल्फगैंग पॉली साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का अपना यूनिकनेस होगा, अपना यूनिक बिहेवियर होगा। अब देखो बच्चों, अब क्या हुआ कि हम लोगों ने मान लो L = 1 की बात करते हैं। L = 1 के लिए m की वैल्यू क्या हो गया, -1 0 +1, मतलब कितने डब्बे हो गए, 3 डब्बे। डब्बे मतलब ऑर्बिटल। डब्बे कितने होते हैं, जितने m की वैल्यूज होती हैं। m की वैल्यू 3 हुई, 3 डब्बा हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको वो डिस्कस किया हुआ है। अब ये 3 हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रखना है। तो अब मान लो इस डब्बे के लिए मान लो मैं n = सपोज मैं 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 2p की बात कर रहा हूँ। L = 1 में क्या हो गया, p हो गया। अब इसके लिए इस ऑर्बिटल के लिए बात किया जाए तो n की वैल्यू 2, ओके, l की वैल्यू 0, मान लो m की वैल्यू -1 है। मैंने आपको ये भी डिस्कस किया हुआ है, कि m की वैल्यू -1 0 +1 कुछ भी हो सकता है, याद है ना आपको। मान लो -1 है। अब इस डब्बे के लिए ये तीनों चीज़ें तो सेम हो गई। अब इस डब्बे में अब एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिफर हो सकता है, वो क्या बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, हो सकता है ये ऐसे स्पिन कर रहा हो, या हो सकता है ये ऐसे स्पिन कर रहा हो। ऐसे मतलब ऐसे इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, समझ लो ना। ऐसे स्पिन कर रहा हो, एक ऐसे स्पिन कर रहा हो। घड़ी ऐसे चलती ना, ऐसे घड़ी की दिशा में, इट्स अ क्लॉकवाइज। और ये काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में। और इसके लिए हमारे पास इस वैल्यू है बच्चों, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, सॉरी, हम लोग क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। हम लोग जो क्लॉकवाइज होता है उसके लिए ऐसा एरो यूज करते हैं। इस एरो मतलब क्लॉकवाइज, और उल्टा के लिए ऐसा एरो यूज करते हैं। लेकिन क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू +½ होगी या -½ ये तय नहीं है। तो बच्चों इस डब्बे के अंदर है ना, ओहो, तो n = 2, L = 1 और m = -1। अब इस डब्बे के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका यूनिक फीचर हो, यूनिक बिहेवियर हो। तो डेफिनेटली यहाँ स्पिन की वैल्यू सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन मतलब मना करना, से नो। एक्सक्लूजन मतलब से नो, कहना नहीं संभव है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव, ये बिल्कुल भी ये एक ऑर्बिटल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अगर रख दोगे तो प्रकृति का नियम भंग हो जाएगा कि सबका यूनिक बिहेवियर होता है। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रख दोगे तो मामला खबड़ा जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, सबका अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो नो ऑर्बिटल कैन हैव, किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। या फिर इसको ये बोल सकते हो कि सभी इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है।
तो पॉली साहब मना करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। और वो जो होंगे भी वो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये संभव नहीं है कि दोनों एक ही तरफ हो जाएं, या ये संभव नहीं है कि दोनों ऐसे हो जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव है। अगर ऐसा हो गया तो अगेन 2 हैं और उनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। समझ में आया आपको? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब सोचो ये लोग कितने गजब थे यार। ये लोग सोचते थे जैसे इलेक्ट्रॉन को एक प्रकृति में जैसे सब कुछ ट्रीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रीट करते थे कि जैसे आदमी का अलग अपना आइडेंटिफिकेशन, ऐसे इलेक्ट्रॉन का भी होगा ही होगा। ग्रेट। और इन्होंने जो बोला ऐसा नहीं कि बस बोल दिया तो मान लो, ये जो बोला उसके बिहाफ पे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, खासकर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका डिटेल डिस्कशन आप अगर बैचलर डिग्री में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, वहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बाय द वे इन्होंने जो बोला वो वेरीफाई भी हुआ। तो बच्चों क्या निकल के आया? पॉली एक्सक्लूडेड, मतलब नो ऑर्बिटल कैन हैज मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, पहली बात तो ये। और जो दोनों होंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे। ओके बच्चों, कई बार गोले से भी दिखाते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, तो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने के लिए हम लोग 2 नोटेशन यूज करते हैं। वी कैन यूज 2 नोटेशंस। नोटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन। हम लोग 2 नोटेशन यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने के लिए। पहला नोटेशन हम कह सकते हैं इसको कि ये मान लो 3s1। हम बताना चाह रहे हैं कि 3 जिसके n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। तो ऐसा बताने से तो अब देखो 3s1 लिखा आपने, तो इसमें बच्चों सिर्फ 3 क्वांटम नंबर ही आ पाते हैं, चौथा वाला नहीं आ पाता ना। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, दूसरा तरीका यूज करूं, देखो ध्यान देखो, मैं इसको कहूं कि ये 3s का 1, ये 3s। नाउ अब यहाँ हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिखो या कई बार इसको गोला बना के हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे 3s। इन दोनों तरीकों में दिस वन इज बेटर, ये बेटर है। क्यों? इसमें क्यों बेटर है? इसमें एक तो n की वैल्यू 3 मालूम चल गई, l की वैल्यू 0 मालूम चल गई, m की वैल्यू 0 मालूम चल गई, और इसका स्पिन भी दिख रहा है हमको कि ये क्लॉकवाइज है। मतलब इसके s की वैल्यू वट एवर वी वॉन्ट, हम प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों को कर सकते हैं, बट एक क्लॉकवाइज है। तो स्पिन के विषय में भी आइडिया लग गया। तो दिस इज प्रीफर्ड, सो वी कैन रिप्रेजेंट द एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आइदर वे। हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे लिखते हैं तो हम लोग स्पिन को मिस करते हैं। बोलो यस नो? बट ऐसे करते तो स्पिन भी दिखाई पड़ता है। गाँव वालों समझ गए? वाह, बहुत अच्छे। तो ये हमारी बात हुई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। मना करते हैं पॉली साहब मना करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। पॉली साहब मना करते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब पॉली साहब कहते हैं वो भी 2 इलेक्ट्रॉन उल्टा उल्टा होगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखो आप सिर्फ पॉइंट समझ जाना, डेफिनेशन ये पढ़े हुए हो, क्यों ऐसा है वो ध्यान देना आप। नेक्स्ट है हंड्स रूल, फ्रेडरिक हंड। कई लोग इनको हुंड बोलते हैं। अरे भैया इनके माता पिता इनको हंड बोलते हैं, तुम क्या हुंड बोल रहे हो यार, है ना? तुम्हारा नाम सुनील है, तुमको सनील बोलूँ अच्छा लगेगा। तो फ्रेडरिक हंड रूल, ये जर्मन साहब ने, जर्मन के थे ये, इन्होंने बड़ा, ये भी फिजिक्स के विद्वान थे बच्चों। इन्होंने हंड साहब ने ना, ध्यान सुनोगे, रेडी हो आप लोग मस्ती मारने के लिए? यस गाँव वालों रेडी? मस्ती के लिए रेडी हो? चलो कमान। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने अध्ययन किया था, स्पेक्ट्रम का बहुत डूब के अध्ययन किया इन्होंने हंड साहब। 1925 की बात है। तुमको एक बात बताना भूले क्या, ये जो है ना इनका जो कहानी है 1926 का है। ये टाइम जानोगे ना तुम्हें समझ में आए कि किस समय में सब चल रहा था। उसमें आइंस्टीन साहब थे, उसमें श्रोडिंगर साहब भी काम कर रहे थे। ये उन दिनों की बात है ना? चलो बाय द वे, तो 1925 की बात है जब इन्होंने हंड रूल दिया।
इन्होंने 3 नियम दिए थे, लेकिन हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से जो है वो एक है, राइट। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का, यस वो ध्यान सुनो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम अध्ययन किया, एनर्जी, और ये अध्ययन करके इन्होंने देखा कि मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम स्टेबिलिटी होने के लिए इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। ध्यान सुनाइए, किसी को बोलोगे ना, किसी केमिस्ट्री के विद्वान को बोलोगे जो पीएचडी भी किया होगा ना, तो झन्ना जाएगा, करिए यार ये क्या बोल रहा है। फिर सुनो मेरी बात, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बताऊं, लेकिन इतना टाइम है कि मैं जो स्टेटमेंट दूं उसको तुम्हें डूब के सुनना है और खो जाओ उसमें। इन्होंने स्टडी किया था, स्टडीड स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम को अध्ययन किया था हंट साहब ने और अध्ययन के उन्होंने पाया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे, उनका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शुड बी इन सच अ फैशन सो दैट the arrangement should have maximum value of spin, है ना। तो स्पिन मैक्सिमम, स्पिन की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा होगा तभी उसकी एनर्जी मिनिमम होगी और तभी उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ मैंने आपको 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, ये सब ना, ये एक चीज सीख गया तो आज का दिन आपका सफल हो गया। अब फिर बाकी सोचो उसको लेके, बहुत मजा आएगा। तो इन्होंने स्पेक्ट्रम को अध्ययन किया बच्चों, और अध्ययन करके ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन पूरे अरेंजमेंट में, ऑफ होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, तो पूरे अरेंजमेंट का ऐसा स्पिन होना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। मैं भी दिखाता हूं आपको, याद कर लो, नोट कर लो, समझाऊंगा फिर समझ लेना। ऐसा होने से उसकी एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये सब बातें डिटेल में धीरे धीरे करने वाले हैं। ये फ्रेडरिक हंट साहब ने दिया, जो जर्मनी के रहने वाले थे। लेट्स सी बच्चों, जैसे मान लो मैं 4p3 की बात करता हूँ, मतलब क्या, मतलब कि 4p है, कितने डब्बे होते हैं इसमें, बहुत बार पढ़ चुके हैं, 3 डब्बे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का मैं आपको 3 तरीका दिखा रहा हूं। ये 3 तरीके, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2 एंड तरीका नंबर 3। तो देयर कैन बी 3 पैटर्न्स, आई एम जस्ट टेकिंग एट एग्जांपल। और पता है आपको, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ये 3 पैटर्न ले लिया, बताइए इनमें से कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, या मतलब किस रूल का यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलो देखते हैं ध्यान से। ये 4p3 को दिखाना है बच्चों, मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, है ना, या फिर मैं ऐसा कर दूं, या फिर मैं इसको ऐसा कर दूं। ये 3 तरीके बना लिए मैंने, 1 2 3, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, हम 3 को दिखाते हैं, बाकी आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मुझे निकालना बच्चों स्पिन के सम की वैल्यू, मतलब जितने स्पिन हो सबके सम की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हमको, ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। इनको जोड़ते हैं, तो अगर इसको हम -½ मानते हैं, तो मैं जानबूझ के बदमाशी कर रहा हूं, मैं इस क्लॉकवाइज वाले को -½ मान रहा हूं, क्योंकि कई लोग क्लॉकवाइज वाले को +½ मानते हैं, और उनका ये मानना है कि हमेशा वो +½ ही होता है। नहीं, वो सिर्फ एक क्वांटम वैल्यू चूज किया गया है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये +½ -½ नहीं पता, बट ये -½ होगा तो +½ होगा। तो ये देखो, एक -½ ले लिया मैंने, ये 2 क्या हो जाएगा, +½ वैल्यू लिखो, टोटल सम करो, -½ हटो, ये हो गया -½ और ये +½ और ये +½ मजा आया। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो क्या लिखा हुआ है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैं उस पर फिर आने वाला हूं। तो जोड़ो भाई, कितना आया, ये वैल्यू आ गई +½ हाँ। अब चलो इसको देखो, इसमें देखो, ये एक +½ एक -½ कैंसिल हो गया, ये अगेन कितना आएगा, ये आएगा -½ क्योंकि ऊपर वाले को हम क्या मान रहे हैं, -½ मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड लोगे तो ये भी ½ और ये भी ½, हमें किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। नाउ दिस वन,
लेट्स सी दिस वन। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया, प्लस हाफ। ओके, तो ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये कितना आ गया 3/2। इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 3/2, ज़्यादा हो गया। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी अरेंजमेंट को में रहेगा। मैंने कहा ना कि हमारे कहने से इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं जाता, हम लोगों ने अध्ययन किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशन मॉडल बना करके अध्ययन किया। हम लोग उसके फादर नहीं है भैया, हमारी बात नहीं मानता इलेक्ट्रॉन, हम ही उसके पीछे पड़े हुए हैं कि बताओ तुम कैसे रहते हो। तो हंट साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा। जब कई तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं तो इलेक्ट्रॉन वैसे रहेगा जिसमें उसके मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो, जिसमें उसकी स्पिन की वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हंट्स रूल। अब इसको सिंपल भाषा में अगर सीखा जाए तो हम लोग क्या बोलने वाले सिंपल भाषा में कि देखो ये इलेक्ट्रॉन है, तो कहते हैं पहले इलेक्ट्रॉन को जिस डायरेक्शन में रखे हो उसी डायरेक्शन में रखो, उल्टा पुल्टा ना करो। रूल नंबर 1 बच्चों, तो मतलब जैसे रखे वैसे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब शुरू करो जब एक बार सिंगल फील्ड कर लो। जितने ऑर्बिटल हैं सब में सिंगल फील्ड कर लिया एक ही डायरेक्शन में, उल्टा पुल्टा करोगे तो स्पिन कटने लग जाएगा, स्पिन कैंसिल करने लग जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ करके। समझ गए, मजा आया। तो स्पिन जो है पहले सिंगल एक ही डायरेक्शन में तीनों में फिल करोगे, और पहले सिंगल फील्ड कर लोगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू करोगे। तो पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर हाफ फील्ड ऑफ द कंप्लीट ऑर्बिटल सब शेल। यस नो, पहले पूरी तरह से ये हाफ फील्ड हो जाए उसके बाद उसकी पेयरिंग शुरू करोगे। ये 2 बातें यहाँ से निष्कर्ष निकल के आई हैं। नोट कर लिए ना यार गांव वालों, नोट कर लिए ना, मजा आ रहा नहीं आ रहा है। देखो ये तुमने जानते हो कि ये सही है, पहले तो लोग ये भी नहीं जानते हैं। लोग जानते हो क्या रटते हैं, लोग ये रटे रहते हैं कि ये ऊपर होना चाहिए। तो मैं जानबूझ के उन सारी बातों क्रॉस कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन में आपसे गलती ना हो, मैं इसको नीचे वाले लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं, ये भी सही है ये भी सही है, बल्कि दोनों सेम ही बातें हैं। ठीक, दूसरी बात ये बताया मैंने आपको कि हंट्स रूल, सॉरी मैं भी देखो ये बोल दिया, मेरा टीचर बोलते हंट्स रूल वैसा क्यों है, वैसा क्यों है क्योंकि ऐसा करने पर स्पिन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगी, ऐसा करने पर स्पिन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगी, ये आपस में क्रॉस होने लग जाएंगे, ये आपस में क्रॉस होने लग जाएंगे। तो पहले उनको सिंगल फील्ड करोगे सेम डायरेक्शन में, फिर उनको पेयरिंग करोगे। ओके, इज दैट वाओ। तो बच्चों जो आइडिया दे रहा हूं उसको आप समझो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, व्हाट इज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो फॉर्मूला है बच्चों मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर्मूला है 2 समेशन मॉड, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जोड़ दिया गया, एंड +1। इट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का ये फॉर्मूला है। जानते हो, एक तुम्हें अंदर की बात बताऊं क्या तो किसी को बताओगे ना तुम, मैं बहुत पढ़ा हूँ ना, खूब सारी किताबें पढ़ा हूँ, डीप इंटरेस्ट है मुझे। अरे मैं क्या पढ़ा हूँ यार, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक केमिस्ट्री, एटॉमिक आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सारा नोट पुरस्कार इसके ऊपर मिला है। जानते हो मेरा बात क्या है कि अगर इसकी वैल्यू 2 आती है ना, ध्यान सुनना, इसकी वैल्यू 2 आती है ना तो स्पेक्ट्रम में 2 लाइन मिलता है। इसकी वैल्यू 3 आती है ना, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग सिंगलेट ट्रिपलेट सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 मिलती है ना तो इसमें 3 बहुत ही नज़दीक वैल्यूज मिलती हैं। इसकी वैल्यू 4 आएगी ना तो 4 बहुत नज़दीक वैल्यू मिलती है। तो कहते हैं इसको बोलते हैं डबलेट। सिंगल आएगा ना तो इसको बोलते हैं सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रपलेट। समझ गए। तो ये अल्टीमेटली कहाँ से निकल के आ रहा है रे पगला, बोल। ये निकल के आ रहा है स्पेक्ट्रम से। कहाँ से? स्पेक्ट्रम। इसके पापा का नाम स्पेक्ट्रम है, नागसर नहीं है। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मजा आया? अमेजिंग है, रियली अमेजिंग है। मैं तो मतलब आप किसी को बता के देखा ना, अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री में PhD भी किया होगा ना तो तुम्हारे चरण छू लेगा कि यार तुम, लेकिन तब तो तुम्हें याद रहेगा। वो ध्यान समझना, नोट कर लेना बच्चों ये सब। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। मैं तुम्हें कुछ और बातें सुनाता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ और बातें बताता हूँ। ये नोट कर लिए होगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अरे यार मेरे शर्ट से लग जा रहा है। हाँ देखो मजेदार बात देखो, अगर किसी के पास n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर किसी के पास
n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको मालूम चल गया एक अनपेयर्ड के लिए s की वैल्यू हाफ, 2 अनपेयर्ड के लिए 2 हाफ, हमको सबको जोड़ना है तो n अनपेयर्ड के लिए कितना हो जाएगा n हाफ। समझ गए ना, एक अनपेयर्ड लिखता हूँ तो हाफ, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो 2 अनपेयर्ड, अब पेयर्ड होगा तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा, इसलिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अनपेयर्ड की। यहाँ वैल्यू रखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 into n/2 plus 1 and this is equal to n plus 1। तो बच्चा लोग जरा देख लो भैया, फ्रैक्शनल आ भी सकता है क्या? सवाल पूछने के पहले दिमाग जरूर लगाएं। देखो यहाँ निष्कर्ष आ गया कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू n plus 1 हमेशा होगी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना +1। क्यों? अगर n अनपेयर्ड होंगे, अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो समेशन s की वैल्यू n/2 और 2n/2 + 1 कितना n + 1। चलो नोट कर लो भाई कि हंड साहब कहते हैं, चलो गांव वालों नोट कर लिया आपने, हंड साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, वो ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ऐसा करोगे कि उसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो। कोई पूछे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है तो बोलोगे 2 mod समेशन s + 1। इसी समेशन s को हाइयर में कैपिटल S से डिनोट करते हैं और स्पिन वाले को स्मॉल s से। तो ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग 2 कैपिटल S + 1, है ना। जब तुम हाइयर किताब पढ़ोगे वहाँ इस कैपिटल S लिखा आता है, दिस कैपिटल इज समेशन ऑफ S, और उसकी वैल्यू में देखा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 के बराबर होता है। और इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाले बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो। फर्स्ट सिंगल्स मान लो फिल करना आपको इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो और भी सेम डायरेक्शन में। ये होने के बाद तब पेयरिंग करना शुरू करोगे, ठीक है, पहले हाफ फिल्ड हो जाए तो। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग कंक्लूड करते हैं गांव वाली भाषा में कि देखो बच्चा लोग, हाफ फील्ड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? कि हंड साहब बताए तो हैं, आगे और चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है, मज़ा आ गया? मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी आया ही होगा। नाउ थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल, ये क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो बच्चों, जब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड है, अगर आप इसको देखते हो, हाफ फील्ड या फुल फील्ड को अगर आप देखते हो ऐसे 1 2 3, मजेदार बात सुनना, रेडी हो जाओ। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इसमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सिमेट्रिकल समान रूप से, है ना। तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने से कहते हैं दुनिया में जितनी भी सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं, लॉ ऑफ सिमेट्री दिया गया, दुनिया में जितनी भी सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। वाह, तो पहला क्या बोल दिया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो स्टेबल है। ओके, क्लियर। दूसरा, रिलेटिव स्मॉल शील्डिंग। अब देखो, शील्डिंग समझते हो ना, शील्डिंग क्या है, न्यूक्लियस प्यार करता है इलेक्ट्रॉन को। प्यार वर्ड तो तुमको बहुत अच्छा लगता होगा, तुम प्यार यार दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है ना, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्यार है, प्रेम है ना। अब वो प्रेम कोई भी हो, माता जी आपको प्रेम करती हैं, धरती में हमको प्रेम करती हैं, कितना ज़बरदस्त है। नो, ये न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को प्रेम करता है, अट्रैक्ट करता है। दुनिया वाले उसका विरोध कर देते हैं, दुनिया वाले मतलब बीच वाले इलेक्ट्रॉन। तो अगर उनका विरोध कम हो जाए तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो कहते हैं अगर एक ही हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसकी पेयरिंग ना करें, ऐसे भरें तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेम में, तो वो एक दूसरे को रिपल्सन कम कर पाता है। इसका एग्जैक्ट रिपल्सन का वैल्यू आगे चल के आपको आगे चैप्टर स्लेटर्स रूल में पढ़ाया जाएगा, जो कि मुझे यहाँ डिस्कस नहीं करना बच्चों। ठीक है, तो इनका रिपल्सन कम होगा अगर वो सेम शेल में होंगे तो, सब शेल में होंगे तो। ओके, तो रिपल्सन कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा, न्यूक्लियस का प्यार उसको ज़्यादा मिलेगा, दुलार उसको ज़्यादा मिलेगा, तो भैया रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग हो जाएगा। और स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन,
है ना। ये कह रहे हैं कि आपस का रिपल्सन, दो फैक्टर बता रहा है, आपस का रिपल्सन कम होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, आपस का रिपल्सन कम होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन तीनों वजहों से हंट्स रूल सही लगता है। इन तीनों वजहों से पेयरिंग करने के पहले हाफ फील्ड कर लो, सिमेट्रिकल बना लो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हम ये कह रहे हैं आपको कि 3d5 कहीं पर है, हाफ फील्ड हुआ ना, 5 ही ऑर्बिटल है, या d5 कह लो, 3 क्यों लगा दिया मैंने, ये d5 कहीं कॉन्फ़िगरेशन है, या p3 कॉन्फ़िगरेशन है, या f7 कॉन्फ़िगरेशन है, ये सभी हाफ फील्ड है बच्चों। एस में तो बात नहीं करेंगे, उसमें एक ही है तो हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या, एक है तो हाफ फील्ड, दो है फुल फील्ड, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। यस नो। एक और बात है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कौन सी बात के लिए, हंट्स रूल को समझाने के लिए। ये समझ में आया, फटाफट नोट करते जाना है, फटाफट नोट करते जाना है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड की, अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बहुत यूज है इसका, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। क्यों, एक तो सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में रिपल्सन कम हो जाएगा, तीसरा क्या बताया कि वो शिल्डिंग कम होगा तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा और उसकी एनर्जी कम कर देगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। समझ गए? ओके, गुड। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सचेंज एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत टर्म है। जानते हो अगर कोई एनर्जेटिक स्पीसीज है बच्चों, किसी के पास एनर्जी है, किसी के पास एनर्जी है और एक जगह स्थिर है तो कम स्टेबल होता है ना। ये दुनिया, पूरा दुनिया मोशन में है, पता है, जिसमें अभी तुम्हें साथ लग रहा है मैं शांत हूँ ना, ये पृथ्वी घूम रही है तो हम कैसे शांत हैं? ये हम जिस सोलर सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है तो दुनिया की जितनी चीज़ें मोशन में रहती हैं, मोशन में रहने से उनका एनर्जी अगर जिनके बीच में मोशन होना है उनका एनर्जी लेवल सेम है तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो बाय द वे एक तरह के चीज़ों को एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और किसी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरी तरह कोई टीचर होगा तो वो मुझे रिप्लेस कर सकता है। यस, दैट इज एक्सचेंजेबल, है ना। एक ही तरह की चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं। बट या मान लो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह केमिस्ट्री का टीचर आ सकता है, मेरी जगह मैथ्स का टीचर आएगा तो फिर केमिस्ट्री कैसे पूरा होगा? तो एक्सचेंज हम उन चीज़ों कर पाते हैं, एक्सचेंज मतलब मोशन में बदलाव, आपस में, है ना, इधर उधर चले जाना, ये उन्हीं का कर सकते हैं जो जिनके सारे फीचर्स एक टाइप के हों, जिनके एनर्जी में डिफरेंस होगा, उनको एक्सचेंज करना मुश्किल है, वो नहीं हो पाता, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा। एक यहाँ पर एक की एनर्जी यहाँ है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा ना भाई, बैरियर है कि नहीं, और दोनों सेम लेवल पे हैं। मेढकवा कूद रहा है, यहाँ भागा जा रहा है, या भागा मेढक, क्यों, एनर्जी लेवल सेम है। इसको ऊपर किया तो मेढकवा कम भाग रहा है, और ऊपर किया और कम भाग रहा है, और ऊपर कर दिया मना कर दिया नहीं कूदेंगे, कुछ भी कर लो। समझ आया आपको? तो सेम लेवल पर तो एक्सचेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक्सचेंज होने से एनर्जी घटती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? एक्सचेंज होने से वो मोशन में आया, एक्सचेंज होने से उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गए जो कि सेम एनर्जी लेवल के हैं, राइट। बट उन्हीं का एक्सचेंज कर सकते हैं जिनके मैक्सिमम बिहेवियर, जिनमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज हो। केमिस्ट्री को मैथ्स रिप्लेस नहीं करेगा, केमिस्ट्री रिप्लेस कर सकता है। अभी एक तरह के पढ़ाने वाले टीचर यार अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ में आया मेरी बात? ओके, नाउ अब देखो अब एक्सचेंज कैसे काउंट करते हैं। कम ऑन बच्चों, एक्सचेंज कैसे काउंट करते हैं? देखो भैया, मान लो ये मैंने बनाया p ऑर्बिटल, वो ध्यान देखो। अब p ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, देखो मान लो ये 4p है, ठीक है, तो इनके n की वैल्यू 4 हो गया, l की वैल्यू 1 हो गया, m की वैल्यू मतलब इन सब के -1 0 और +1 में से कोई हो गया, बोलो यस नो। और s की वैल्यू इन सभी का सेम होगा, मतलब मान लो +½ मान लेते हैं, s की वैल्यू +½ हो गया। तो इनमें 3 में सिमिलरिटी है कि नहीं बताओ एक लाइन में? तो ये 1 2 3 सिमिलर है, ये दोनों सेम हो गया इन तीनों के लिए, तो एनर्जी सेम हो गई। एनर्जी क्या हो गई? सेम हो गई, बोलो यस नो। एनर्जी क्या हो गई? हाँ, ये एनर्जी सेम हो गई और s की वैल्यू भी सेम हो गया,
ठीक है, स्पिन भी सेम हो गया। नाउ जस्ट देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ओके, और ये वाला भी इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। कुल कितने एक्सचेंज हुए? इसके लिए 2 और इसके लिए कुल 3 एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज जितना ज़्यादा होता है, अब देखो बहुत ध्यान से समझो, मैं हंट्स रूल को सेटिस्फाई करा रहा हूँ। अगर इसी को मैंने ऐसे अरेंज किया होता बच्चों, एक ऐसे और एक ऐसे, हैं, अगर ऐसा अरेंजमेंट हम लोग किए होते तो क्या आप ये बताओ इन दोनों का एक्सचेंज संभव था? नहीं, क्योंकि स्पिन सेम नहीं है, एक्सचेंज संभव नहीं है। इन दोनों का एक्सचेंज संभव था? यस, संभव है। कितने एक्सचेंज हुए इसमें? 1। यहाँ कितने एक्सचेंज हुए? 1, 2, 1 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज और 3 एक्सचेंज। तो यहाँ 3 एक्सचेंज हुआ, जिसमें एक्सचेंज जितना ज़्यादा, किसका एक्सचेंज? इलेक्ट्रॉन का। कौन से इलेक्ट्रॉन का? जिनका एनर्जी सेम हो और स्पिन सेम हो। उतनी जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतने उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट जाएगी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी घट जाएगी, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये एक्सचेंज के लिए बच्चों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखना चाह रहे हो जो एक तरह के हो, मतलब जिनका एनर्जी सेम हो और स्पिन सेम हो, ओके, देखना चाह रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ सेम एनर्जी एंड इक्वल स्पिन, उनके लिए n इंटू n-1/2 का फार्मूला यूज कर लो, चलेगा? यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू 3-1/2, 3 इंटू 2/2 कितना हुआ? 3 आ गया। बोलो, यहाँ तो कितने एक तरह के हैं? 2, तो 2 इंटू 2-1/2 कितना आया? 1 आया। ये फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एक्सचेंज का है। नंबर ऑफ एक्सचेंज जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हंट साहब कहते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरो, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे नालायक तो एक्सचेंज कम हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब मैं आपको पूछता हूँ, जरा बताओ आप लोग फटाफट बच्चा लोग, जरा नंबर ऑफ एक्सचेंज बताओ दो। चलो बताओ। इसमें 1 2 3 4 5, ओके 5। इसमें जरा नंबर ऑफ एक्सचेंज बताओ दो। हाँ बताओ, नंबर ऑफ एक्सचेंज बताओ, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज, जल्दी, कम ऑन एवरीवन, जल्दी कैलकुलेट करो। चलो टाइम ओवर। देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इन पांचों का एनर्जी, इन पांचों का स्पिन भी सेम है। तो 5n इंटू n-1/2 कितना आया? ये 10 आ गया। 10 तो यही हो गया है, प्लस देखो अब दूसरा वाला ये देख लो तुम। चलो अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन तीनों का स्पिन बताओ सेम है कि नहीं? स्पिन भी सेम है, एनर्जी भी सेम है। अब इसके लिए अलग से करो, 3 इंटू 3-1 2/2 इज इक्वल टू 3। आंसर कितना आएगा? 13। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हुए टोटल? 13। बोलो गांव वालों, मैंने ऐसे लिखा तो जो इस कलर से दिख रहे हैं, पिंक कलर से दिख रहे हैं आपको, इन सभी पिंक वाले के लिए 1 2 3 4 5, पांचों की एनर्जी भी सेम है, स्पिन भी सेम है, तो उनका एक्सचेंज हो सकता है। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n-1/2, 5 इंटू 4/2, इट्स 10। बोलो ग्रेट, वाओ, मजा आ गया भाई। तो बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेगा जैसे उसका स्पिन क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है? ये तुमने पढ़ा अभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैंने समझाया ऐसा क्यों हो रहा है। हंट्स, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फ्रेडरिक हंट साहब का रूल सीखा, आप बाउ प्रिंसिपल सीखा। अब पढ़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। वैसे बताऊँ ये बहुत, मैं तो अभी एनसीईआरटी से लिया हुआ हूँ, लड्डू चीज़ है ये, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान समझो। मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर करने वाला हूँ, पूरा। रेडी हो आप लोग? बस एक बात ध्यान रखना, हमारे कहने से इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता,
इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है जहाँ उसकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर कोई बात आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं कि हाफ फील्ड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एक चीज़ मिस कर रहे हैं, बताओ क्या? ये मिस कर रहे हैं कितनी ज़्यादा है। वी आर नॉट हियर डिस्कसिंग द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एनर्जी लेवल, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि वो ज़्यादा है, ये कम है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, दैट्स वी आर नॉट स्टडिंग हियर। एंड बिसाइड दिस, इसके अलावा वो अलग अलग न्यूक्लियस, प्रोटॉन की संख्या बदलने से भी तो इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों। करे अब तू अभी गांव में है, तू शहर में आया तो बच्चा तो एक ही है, लेकिन अब तुम अलग से बिहेव करता है। शहर में कई बच्चे पढ़ लिख के अपना तेज हो जाते हैं, कई ठो माहौल मिलता है तो अपना सिगरेट विगरेट पीने लगता है, अब फिर आवारा बन जाता है, हैं? सब तो माहौल है ही ना यार, एक ही चीज़ ना, क्या बदल गया? न्यूक्लियस का चार्ज बदल गया। वो माता पिता के पास में थे, यहाँ गुरु के प्रभाव में आए, लेकिन कुछ आवारा बच्चों की संगत में भी चले गए। इट ऑल डिपेंड्स यार। तो भैया वो एक्सेप्शनल नहीं है, उसको समझो। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी सीखते हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वालिटेटिव चीज़ों को सीख रहे हैं। पहला, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो डेफिनेटली वो 1s1 में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ऐसे समझो। 1s 2s, पहले हम लोग आप बाऊ की बात करते हैं, 3s 3p 4s 3d, यहीं तक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर, बट कोई बात नहीं, हम लोग तो जानते ही हो दूर तक करने वाले हैं। 1s में एक डब्बा, 2s में एक डब्बा। थोड़ा और बातें मैं कर सकता था लेकिन मन नहीं है, टाइम लॉस होगा और ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, बाद में और किया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, ये 1s 2s 3s 3p। कोर्स ख़त्म नहीं होता है, कोर्स ख़त्म किया जाता है। ये देखो 3d 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, यहाँ तक भर दोगे ना तो 30 एटॉमिक नंबर तक भर दोगे, तो यहाँ तक भरते ही जिंक आ जाएगा। 30 मतलब जिंक। आप लोग एक काम तो करो ना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका sp_d वाले, एटलीस्ट sp और 3d वाले कम से कम, उन सभी का एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब याद कर लो। मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, ठीक है। मुझे उम्मीद आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो। चलो आ जाओ। अब किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ किसी के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसको रखना है तो कहाँ रखोगे? जहाँ उसकी एनर्जी कम होगी। कैसे रखोगे? पहले को तो कैसे भी रख सकते हो, हमने ऐसे रख दिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1s1। कौन सा है? ये हाइड्रोजन है। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसको कहाँ रखोगे? अब ये आगे और कहानी है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, या तो ऊपर जाए, पहले के पास ऑप्शन नहीं था, दूसरे के पास ऑप्शन है या तो ऊपर जाए या तो नीचे आ जाए। एक छोटी सी बात है बच्चों, थोड़ा अंदर की बात है, अंदर की बात, प्राइवेट बात है, बता दूं तुमको? हैं? टोपी गायब हो गया यार। अरे यार तुम लोग क्या करवाते रहते हो। चलो ये लो, एक बहुत ही प्राइवेट बात है, अंदर की बात है, बता दूं? मेरा नहीं यार, इलेक्ट्रॉन का, मेरा तो कोई पर्सनल बात है ही नहीं। मेरा सबसे पर्सनल आंसर कौन है? तुम लोग हो। पेयरिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं पी से। पेयरिंग एनर्जी इसको डिनोट करते हैं पी से। अब एक और फैक्टर है, इसके विषय में बहुत ही डिटेल डिस्कशन बाद में किया जाएगा। पेयरिंग एनर्जी, बस शब्द तुम लोग सुन लो। जब एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा लाते हो तो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो होगा। तो रिपल्सन से जितनी एनर्जी बढ़ती है दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, है ना। इंक्रीमेंट इन एनर्जी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से एनर्जी का बढ़ना वाइल पेयरिंग के दौरान समझ गए ना मामला तुम लोग भैया। वाइल इंक्रीमेंट इन एनर्जी, जब ये पेयरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, तो जितने से एनर्जी बढ़ता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चा लोग, अरे देखते ध्यान से। अब अगला इलेक्ट्रॉन मुझे रखना है, मैं अगर मान लो इन दोनों में एनर्जी गैप डेल्टा है, वो इसलिए कहता मैं एक्सेप्शन नहीं बताता ना, मैं ऐसा सिखाऊंगा कि
एक्सेप्शन नहीं आएगा। मैं ऐसा बताऊंगा कि ससुरा एक्सेप्शन गायब हो जाएगा। चलो देखो, कम ऑन सी। अब मामला यहां बनता है बच्चों, मामला यहां बनता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को हमको रखना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको यहां रख दूं या तो ऊपर रख दूं। यहां रखूंगा, देखो उसकी एनर्जी डेल्टा से कम है, लेकिन P बढ़ गया है। अगर उसको यहां रखोगे तो एनर्जी कितने से बढ़ गया? P से। P फॉर पेयरिंग एनर्जी। अगर उसको तुम ऊपर रखते हो तो एनर्जी कितने से बढ़ गया? डेल्टा से। वो वैसा होना चाहेगा जिसमें एनर्जी उसकी कम से कम हो, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो ऊपर जाए कि नीचे रहेगा, तो वो वही काम करेगा जो कम हो। जानते हो, अभी ये हमको पता है कि इस केस में P की वैल्यू डेल्टा से कम होती है। मतलब उसके बाद दो ऑप्शन है कि या तो ये करो या तो वो करो। इसमें एनर्जी दोनों में बढ़ना ही है। भाई तुम्हारी रैंक खराब आई है तो पहले वाले से बेकार कॉलेज मिलेगा ही ना, लेकिन बेकार मिलेगा तो अब जो अवेलेबल है उसमें बेस्ट वाला चूज करोगे ना भैया तुम। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी तो बढ़नी ही है, तय बात है ना। तो अब ये एनर्जी बढ़ के ये डेल्टा बढ़ा दे कि P बढ़ा दे, तो वो बढ़ाएगा जो कम से कम बढ़े। मान लो P कम है तो पेयर कर जाएगा। इसलिए 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 ये पेयरिंग कर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कम है। ऊपर क्यों नहीं जाएगा? सॉरी, P की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल पेयर, वो उसका पेयरिंग हो जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा? ऊपर जाने से डेल्टा बढ़ रहा, डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है। समझ गए बच्चों? समझ में आया? नीचे रह जाएगा। अब देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन रखना हमको। चलो रे पगला, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा जाए? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो पेयरिंग कर दिया, ऊपर आ जाओ। अच्छा, इसमें अगर इसको दोनों एक ही डायरेक्शन में रखते तो हंस साहब की आत्मा तुमको थपड़िया देगी, कहेगा इतना समझाए तुम तब वो ऊपर एक ही तरफ रख रहा है। एक ऊपर रखो, एक नीचे रखो। पॉली साहब गुस्सा आ जाएंगे, हंस साहब तुम्हारो पॉली साहब गुस्सा आ जाएंगे, कह रहे इनका अलग स्पिन होना चाहिए ना। ये अगर दोनों एक साइड करो तो पॉली के नियम का पालन नहीं करोगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर कर दिया। चौथा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर नहीं जाएगा, ये पेयरिंग करेगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है डेल्टा की तुलना में। कैसे? हम बता रहे हैं ना। तो बता क्यों रहे हैं? बताइए, वैल्यू बताइए। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा, आगे जब तुम मास्टर डिग्री करोगे वहाँ पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं कुछ वैल्यू दिया रहता है। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, 2p में एक इलेक्ट्रॉन। फिर अब जिधर किए उधर ही 2p2, 2p3, है ना। पहले सिंगल फील्ड कर दो। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? हंस रूल फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या किया? पेयरिंग किया। पेयरिंग में उल्टा क्यों रख रहे हैं? पॉली साहब का नियम पालन कर रहे हैं। पॉली साहब ने कहा कि भैया देखो एक ही में नहीं होना चाहिए। फिर ये और फिर ये हो गया। ये कहाँ पहुंच गया? 2p6। बोलो रे, समझ में आया नहीं आया? अब आगे जाओ, 3s2 एक इलेक्ट्रॉन है, ये कर दिया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर दिया। ऊपर जाओ ऐसे, फिर ये 3p ये हो चला गया, पेयरिंग कर दिया। सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 4s2 यहाँ आ गए हम लोग। ठीक है, जानते हो ना कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? हैं, जानते हो कहाँ तक पहुँच गए? आगे दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, अब देखो 3D में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आगे मैं टेबल लेके आया हूँ NCERT का, उससे समझाता हूँ थोड़ा। वहाँ यहाँ तक पहुँच गए आप लोग? पेयरिंग नहीं समझ आ गया तो ग्रेट कॉन्सेप्ट है। ये देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन 1s1, हीलियम दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम लोगों को? दिखाई पड़ रहा है ठीक से? थोड़ा छोटा तो होगा यार ये मेरे ऐसे कहने से बड़ा भी नहीं होगा ये, हाँ। चलो भाई देवे, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। हम कहाँ आ गए थे बच्चों? हम आ गए थे यहाँ तक। ये क्या है? कैल्शियम तक आ गए थे। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हम लोग जो हैं कैल्शियम तक आ गए थे। कैल्शियम मतलब हम आ गए थे ये 3p6 और ये आ गए थे 4s2 तक। बोलो 3p6 4s2। उसके बाद क्या शुरू होता है बच्चों? 3D की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, तो 3d1 कौन आया? स्कैंडियम। 3d2 कौन आया? टाइटेनियम। 3d3 कौन आया? वेनेडियम। 3d4 ये आपसे परीक्षा में सवाल पूछा है, कौन आया? क्रोमियम आया। क्रोमियम में क्या होना चाहिए? 4s2 एंड 3d4 ऐसा होना चाहिए। लेकिन तभी जो है
हंट साहब की आत्मा भटकती हुई आ गई। क्या कर रहा है बच्चा लोग, तुमको पढ़ाया था ना हाफ फील्ड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। कहें गुरुजी ये तो बताया नहीं कितनी ज़्यादा होती है। कहें तब स्पेक्ट्रम देख लो मालूम चल जाएगा। तो स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो मालूम चला कि इसमें हाफ फील्ड वाला ओवरटेक कर लेता है। मतलब इस केस में अभी जस्ट कहें सर ये इसके पहले क्यों नहीं हुआ, अरे यार न्यूक्लियस भी तो चेंज कर रहा है, नहीं समझे, क्रोमियम का न्यूक्लियस अलग हो गया ना। तो इसलिए इस केस में अब ये 4s1 और 3d5 हो जाएगा। कोई पूछे ऐसा क्यों होगा तो बोलोगे ऐसा होने से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। क्या कैसे मालूम, क्योंकि इस केस में जब ये 4s में पेयरिंग करेंगे तो जो पेयरिंग एनर्जी है वो डेल्टा से ज़्यादा होती है। समझ गए, नहीं समझे। और दूसरी बात क्या बोलेगा, ये 3d5 है ना, इसमें एक्सचेंज बढ़ जाता है, हाफ फील्ड है, सिमेट्री बढ़ जाती है, रिपल्सन आपस में कम हो जाता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। समझ गए, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है क्या, मतलब कोई ये कहे कि ये लड़का जो है या ये लड़की कुछ नहीं करेगी, तुम लोग आए हो पढ़ लिख रहे हो, तो तुम्हारे बाबूजी के पापा के जो दुश्मन कुछ जेलस करते हैं ना, ये कुछ नहीं करेगी, हाँ तुम जबरदस्त मेहनत करके टॉप कर जाओ, हाँ तो जानते हो क्या बोलेंगे, नसीब साथ दिया है। नालायक नसीब नहीं साथ दिया है, उसने जबरदस्त मेहनत किया, उसका गुड रीजन है। आपको कारण नहीं मालूम, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ ऐसी हो गया है, आपका ज्ञान कम है। तो बच्चों यहाँ डेल्टा की वैल्यू p से कम है, इसलिए पेयरिंग न करके वो ऊपर चला गया है। ऊपर जाने से एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया, सिमेट्री बढ़ गई, हाफ फील्ड हो गया, आपस के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन घट गया, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। ये कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, क्रोमियम तक। क्रोमियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीज आएगा। मैग्नीज में क्या करोगे, यहाँ 4s1 है ना, 4s2 कर दोगे, 3d5 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये 4s2 3d5। फिर आयरन आ जाएगा। आयरन में क्या करोगे, ये 3d6, फिर आयरन, मैग्नीज है ना, क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या होगा, 3d7। फिर निकिल में क्या हो जाएगा, 3d8। फिर कॉपर में क्या होगा, कॉपर में 3d9। फिर मामला देखो, यहाँ देखो, अब ये फिर समझो बात को, हमारे कहने से कुछ हो नहीं रहा है। कोई कहे गुरुजी एक्सेप्शन नहीं है, सब बिल्कुल नहीं एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस बात का है यार, ये ऐसा होने से इसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर इसको फुल फिल्ड कर दें तो नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ जा रहा है। इस केस में अगेन यही बात होने लग जाती है। तो ये फिर जो 4s2 किए थे हम लोग, वो 4s1 हो जाएगा और ये 3d10 हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखो। तो लोग क्या याद रखते हैं कि क्रोमियम, ये क्रोमियम आयो, तो क्रोमियम और कॉपर, ये क्रोमियम है ना, क्रोमियम ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। कॉपर भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। कहते हैं ये एक्सेप्शन है। अरे यार एक्सेप्शन है ये तो इसका रीजन है भाई। ये 4s2 के बाद जब पहले क्या था, ये 4s2 3d3, 4s2 3d3। जब अगला इलेक्ट्रॉन लाते हैं हम लोग तो ये कॉन्फ़िगरेशन तुलना में, मतलब 3d4 ये करने की तुलना में ये करेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, सिमेट्रिकल है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली हम स्टेबिलिटी को कंसर्न कर रहे हैं, है ना। हमने जो कॉन्फ़िगरेशन बनाया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अपने दे दिया, उससे काम नहीं चलता है। जो हमने सोचा वो कई बार नहीं दिखता है, जानते क्यों, क्योंकि हम जो तरीका बनाए वो सही नहीं है। तो उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, स्पेक्ट्रम से। ये सब कहाँ से निकल गया है, स्पेक्ट्रम से आया है। क्या बता रहे हो, एनर्जी लेवल, मतलब वेवलेंथ बता रहे हो उसका। तो अगर उसके वेवलेंथ से टैली नहीं किया, गलत हो और क्या। इसलिए ऐसा होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये क्रोमियम और कॉपर तक पहुंच गया। लास्ट कौन है, फिर जिंक आ जाएगा। जिंक मतलब 30, ये 4s2 3d10। तो तुम लोगों को स्कूल में याद करवाया जाता है कि क्रोमियम और कॉपर की केस में, याद करवाया जाता है क्रोमियम और कॉपर की केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कह सकते हो, लेकिन कहोगे एक्सेप्शन ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उस थियरी पर ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, उस थियरी के लिए। बट इसका कॉन्फ़िगरेशन
जो है वो एग्जैक्ट है, वो सही है, वैसा होना था। उस थियरी पे वो फिट नहीं बैठता जो आपने एक प्री जजमेंटल एक आइडिया बना रखा है। समझ गए? तो 30 तक हो गया। अब आगे अगर बताना है मुझे तो मैं आपको आगे तो फिर ठीक है यार। उसके बाद क्या आएगा? 4p आएगा जिंक के बाद, फिर 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6। समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूँ? देखो फिर देख लो। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है बच्चों? ये S का दो डब्बा S का, बीच में किसके डब्बे हैं? D के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां डब्बा। इधर कितने हो गए? P के 6 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 डब्बे P के हो गए। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते 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 कहाँ तक पहुँच गए यार? हम लोग पहुँच गए यहाँ तक। ये यहाँ है जिंक। उसके बाद फिर P1, P2, P3, P1, P2, P3, P4, P5, P6। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा हमको ये बता दो तुम लोग। इससे बहुत सवाल पूछा जाता है। देखो यहाँ कौन है? ये हाइड्रोजन, ये तो खाली होता है। हीलियमुआ गच्चा मार के यहाँ चला आता है। तुम लोग पूरी कहानी, अच्छा ये खाली होता है पूरा। हीलियमुआ जो है गच्चा मार के यहाँ चला आया है। पूरी कहानी तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। आगे तुमको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी सब समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आ जाओ यहाँ पर। अब कहाँ 4? अब देखो ये 5 आ गया। ये क्या आ गया? 5। तो 5s1 5s2, ये s है ना, ये तो s ऑर्बिटल, ठीक है। 5s1 5s2। फिर कौन आ गया? D आ गया। यहाँ D आ गया। यहाँ फिर बवाल शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ D1 D2 D3 जो हम लोग भरते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा गोल मोल है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या गोल मोल है। तो देखते हैं। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। कहाँ तक? 5s2 तक पहुँच गए। देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ आ गए? देखो हम लोग आ गए 5s2। ये कौन है? 4s, ये 5s1 2, यहाँ तक आ गए। 5s2 कौन है? ये है हमारा 5s2 में रुबिडियम है, समझे? ये रुबिडियम 37 वाला। अभी जिसको हम लोग ड्रॉ किए थे रुबिडियम स्टोनसियम है, सॉरी स्टोनसियम है नीचे वाला, ये 5s2। तो जो हमने अभी लिखा था स्टोनसियम का था, वो क्या था? वो 5s2। उसके पहले तो पूरा भरा ही भरा है, ठीक है। अब उसके बाद शुरू करते हैं। एटेरियम आता है। एटेरियम में क्या होगा? 5s2, ऊपर क्या आता है? 4d, तो 4d1। देखो एटेरियम में 4d1, 5s2 तो है ही है। देखो यहाँ मिटा दो इसको, मिटा दो। ये 5s2 तो है ही है, तो 5s2 4d1। फिर क्या आया बच्चों? एटेरियम में जिरकोनियम आ गया। एटेरियम बच्चे आ गया जिरकोनियम, तो 4d2, 5s2 तो है ही है। फिर क्या आ गया? नियोबिडियम आ गया। यहाँ तुम्हें मजा आने वाला है। नियोबिडियम में देखो ये 4, देखो यहाँ फिर 3 नहीं आया, सीधे 4 आ गया। मतलब नियोबिडियम में, अब तुम समझो बात को, आप लोग इसको डीपली थोड़ा देख के आइएगा। मैं अगली क्लास में आपको DF के आगे और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आज ज़्यादा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर फिर ध्यान सुनिएगा। मैंने बताया हंट्स रूल ऐसा क्यों हुआ, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों ऐसा आया, स्पिन क्वांटम कहाँ से लेके आए, आपको शायद मजा आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं फिर कहता हूँ कमेंट ज़रूर लिखिए, इससे हम लोग का मोटिवेशन होता है। और दूसरों को शेयर करिए। और अगर कुछ समय बता के, अगर नहीं मेरी बातें मानना है आपको, है ना, गुरु हूँ ना मैं, बिल्कुल सिद्ध पुरुष हूँ मैं। तो पहली बात, सुबह उठते ही माता पिताजी का पैर छूना है। और दूसरी बात, दिन में कभी मौका मिल जाए, 1 दिन 2 दिन में भी थोड़ा सर दबाओ उनको, माँ बाबू जी का सर दबाओगे ना तो उनको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। करके देखना, ठीक है। कुछ अच्छी आदतें सीख ही लेना है ना। ओके, तो अपना ध्यान रखो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग। तब तक आप जो बताया उसको फॉलो करो। थैंक यू, जय हिंद। ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।